साथियों दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं बिहार सरकार पंचायती राज विभाग में जो है 942 पदों के लिए तकनीकी सहायक पदों का वैकेंसी आया है, जिसके बारे में आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जो है इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा किया गया है। यह हर एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए चलिए हम इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे और साथ ही यह भी चर्चा करेंगे जो है किस जिला में कितना सीट है। और आप लोग जो है बहुत सारा प्रश्न पूछ रहे थे कि इसमें जो है उम्र जो है मिनिमम उम्र क्या रहेगा, मैक्सिमम उम्र क्या रहेगा और मेरिट जो है किस आधार पर तैयार किया जाएगा। 40% सीट का जो है आरक्षण का प्रावधान जो किया गया है वो किसको मिलेगा या नहीं, आपके हर एक प्रश्न का जवाब जो इस वीडियो में आपको मिलने के लिए जा रहा है। इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आपके लिए हर एक बिंदु हर एक सेकंड का जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास ऑथेंटिक और सही जानकारी आते रहे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, यह आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग, नोटिफिकेशन संख्या है 6394 है। देखिए यहाँ ऊपर हमें लिख दिया है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री नली गली सात निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग और विभिन्न सारा जो योजनाओं चल रहा है उसको जो है क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु तकनीकी सहायक पदों पर रिक्तियां संबंधी सूचना। देखिए लिखा हुआ है बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण नली पक्कीकरण योजना, 15वें वित्त आयोग, 6वें वित्त आयोग द्वारा संचालित योजना एवं अन्य विभाग योजना का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इन योजनाओं का प्रभावी प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायक पदों पर संविदा नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। आइए चलिए हम यहाँ थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, यहाँ हम स्लो स्लो चलेंगे, पूरा स्थिर स्थिर चलेंगे। आप थोड़ा पूरा वीडियो का आप देखिएगा। संविदा आधार पर नियोजित हेतु उपलब्ध पद का नाम एवं पदों की संख्या। देखिए पद का नाम है तकनीकी सहायक, इसमें सीटों की संख्या है 942, पेमेंट जो आपको मिलेगा 27,000 पर महीना और डिग्री क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल में डिप्लोमा। देखिए जिला व रिक्तियां की सूचना पंचायती राज की वेबसाइट जो है hp.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है। आइए हम पहले जानते हैं संविदा आधार पर जो यह नियोजन किया जाएगा इसके लिए पात्रता क्या होना चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उम्र सीमा विज्ञापन के तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारण प्रावधान के अनुरूप होगी। आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गणना 1 अप्रैल 2050 के अनुसार किया जाएगा। यानी यह समझिए आप लोग का जो प्रश्न बार बार आ रहा था मिनिमम उम्र क्या रहेगा, यह मिनिमम उम्र आपके लिए होने के लिए जा रहा है 18 साल। 18 साल जो होना चाहिए आपको मिनिमम उम्र, और उम्र की गणना जो आपको 1 अप्रैल 2025 के आधार पर किया जाएगा। यानी मिनिमम और मैक्सिमम जो भी गणना किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 के आधार पर, यानी 20 वर्ष जो रहने के लिए जा रहा है 1 अप्रैल 2025, उस अनुसार आप अपना उम्र कैलकुलेट कर लीजिएगा। यदि आपका मिनिमम उम्र 18 वर्ष हो रहा है तब अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम उम्र क्या है वो भी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए मैक्सिमम उम्र भी आपको बता देते हैं। हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम उम्र के बारे में। तो जनरल वर्ग के पुरुष के लिए जो है 37 वर्ष है। जनरल वर्ग यदि आप आते हैं पुरुष है तो आपके लिए 37 वर्ष है, और महिला है तो आपके लिए 40 वर्ष है। ओबीसी में बात करते हैं, ओबीसी और ईबीसी पुरुष एवं महिला दोनों के लिए जो है 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। और एससी एसटी में पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष। यानी यह समझ जाइए एससी एसटी में यदि कैटेगरी से आप है तो मिनिमम उम्र आपकी 18 साल और मैक्सिमम उम्र 42 साल। और ओबीसी और ईबीसी की बात करते हैं तो मिनिमम उम्र 18 साल, मैक्सिमम उम्र 40 साल। यदि आप जनरल वर्ग से हैं तो मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम उम्र जो है 37 वर्ष पुरुष के लिए, और महिला के लिए जो है 40 वर्ष होगा। अब आइए आगे चलते हैं। बोल रहा है आरक्षणों का प्रावधान, जो बिहार सरकार का जो रोस्टर है उस अनुसार जो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी यह समझ जाइए 4% आरक्षण जिससे दिव्यांग को मिल रहा है वो भी मिलेगा। फ्रीडम फाइटर के पोता नाती है तो वो भी आपको 2% मिलेगा। आइए हम जानते हैं अगला हम आवेदन की प्रक्रिया। कह रहा है
आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। देखिए ये पूरा महत्वपूर्ण बिंदु होने के लिए जा रहा है, इसलिए आप पूरा लास्ट तक आप बने रहिएगा। देखिए क्या लिखा है, आवेदक द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया सकता है। आप सिर्फ एक ही जिला में आवेदन कीजिएगा, एक से अधिक जिला में यदि आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट उपलब्ध लिंक के पर जाकर करना होगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे। यानी जो डेट दिया गया है उसी अनुसार जो है आपका आवेदन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। आप तीसरा पॉइंट देखिए, आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान नहीं होगा। यानी यह समझिए, यदि आप फॉर्म भरते हैं, आपका फॉर्म भरते वक्त जो भी आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा वही आपका इंफॉर्मेशन उस वक्त में आपको मिलान किया जाएगा। बाद में किसी प्रकार का एफिडेविट बना के ले जाए, कुछ भी ले जाएगा तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। हमने क्या कहा, 4 नंबर वहां पर इसलिए आयोग जो है स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है जिसमें आपको जो है भ्रम नहीं रहे। चौथा कार्य है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाए। यानी यह समझ लीजिए कि जो आप इंफॉर्मेशन दिए हैं उस इंफॉर्मेशन के आधार पर यदि आप गलत पाए जाते हैं और सही है तो आपको सही किया जाएगा और गलत है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचना का सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। यानी यह समझ जाए, यदि आपका फॉर्म भरने वक्त और सर्टिफिकेट में जो जैसे नाम, उम्र, पता, पिता के नाम किसी प्रकार का गलती है तो आपका जो है फॉर्म को जो है आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते वक्त सावधानी पूर्वक गौर से फॉर्म भरिएगा, एक मिस्टेक आपके लिए बहुत हानिकारक साबित होने वाला है। आगे देखिए क्या लिख रहा है, छठा कह रहा है कि वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। यानी एक समझिए शपथ पत्र है और नोटरी से बनाना है तो यह कहाँ बनता है वो आपको बता देते हैं। आपके अपने जिला में जो है सिविल कोर्ट होगा, वहां पर जाकर आप नोटरी से जो इस शपथ पत्र को बना लीजिएगा। वेबसाइट पर अपलोड है, उसको डाउनलोड करके फिर इसको आपको अपलोड करना है। तो बहुत सारा प्रश्न यह पूछ रहे थे आप लोग, ये जो शपथ पत्र कहाँ बनता है, नोटरी कहाँ रहते हैं, तो वो रहेंगे आपके सिविल कोर्ट। हर एक जिला में सिविल कोर्ट रहता है, वहां पर ये नोटरी रहते हैं, वहां पर जाकर आप बना सकते हैं। 100, 150, 200 रुपये आपको बना देंगे। सातवां देखिए, अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो ले कि जिस जिले के लिए वो आवेदन कर रहे हैं उस जिले में रिक्तियां है या नहीं। बिना रिक्तियां वाले जिलों में आवेदन किए जाने की स्थिति में उम्मीदवारी का कोई दावा मान नहीं होगा। यानी यह समझिए, यदि आप आवेदन करते हैं तो उस जिला में आप सीट देख लीजिए, यदि सीट है तो ठीक है, नहीं है तो आप नहीं आवेदन कीजिएगा, नहीं तो आप कर देते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अब आइए छठा, मेधा सूची का निर्धारण। यानी मेरिट कैसे तैयार किए जाएगी, आप लोग बहुत बार बार प्रश्न पूछते थे। देखिए यह आपके प्रश्न का जवाब मिलने के लिए जा रहा है। पहला कह रहा है, तकनीकी सहायक पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। यानी यह समझ जाइए, आपका यह जो मेधा सूची तैयार किया जाएगा, डिप्लोमा में जो अंक लाए हैं उसी के आधार पर किया जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यह भ्रम में थे कि 10th का भी मार्क उसमें इंक्लूड करेगा और डिप्लोमा का भी मार्क इंक्लूड करेगा। बहुत सारा स्टूडेंट यह कमेंट करके पूछ रहे थे। यानी आपका यह भ्रम जो था यह गलत साबित होने के लिए जा रहा है। सिर्फ चाहिए क्या चाहिए आपको, डिप्लोमा का मार्क चाहिए। डिप्लोमा के मार्क के आधार पर मेरिट जो है तैयार किया जाएगा। आगे आइए क्या लिखा हुआ है कि कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटि बार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। देख लीजिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है, जो लड़का बिहार सरकार के गवर्नमेंट कॉलेज से जो है पॉलिटेक्निक किए हैं उनको ही 40% का ये जो आरक्षण का सीट का प्रावधान किया गया उनमें उनको लिया जाएगा और बाकी को नहीं लिया जाएगा। यानी यह समझ जाइए,
यदि बिहार से भी है और बिहार में जो है एग्जाम जो कंडक्ट इसे करवा रहा है एसबीटी के अंतर्गत यदि आप प्राइवेट कॉलेज से किए हुए हैं तो आपको जो है इस 40% का जो है लाभ नहीं मिलेगा। यह सिर्फ मिलेगा बिहार सरकार के कॉलेज जो छात्र किए हैं उनको ही मिलेगी। यानी यह समझे 942 का 40% जो निकालना है तो लगभग ये समझ जाइए 450 सीट जो है सरकारी कॉलेज के छात्रों के लिए रिजर्व हो रहा है। आगे आइए, कह रहा है कि मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों को वरीयता दिया जाएगा। यानी यह समझ ली क्या है, जो मान के चलिए किसी लड़का का डेट ऑफ बर्थ है 2000 ईस्वी, ठीक है, और एक लड़का का डेट ऑफ बर्थ है 1999। क्या हुआ, दोनों का जो मेरिट सूची तैयार किया गया, दोनों का नाम जो है एक ही क्रम में आ गया, ठीक है, एक ए है और एक बी है। यदि ए का डेट ऑफ बर्थ है 2000 और बी का है 1999, उस स्थिति में ज्यादा उम्र 1999 वाला जो लड़का है उनका जो है मेरिट में निर्धारण किया जाएगा, ए वाला का नहीं किया जाएगा। तो ये भी आप लोग थोड़ा जानकारी रख लीजिए। आगे कह रहा है प्रतीक्षा सूची में होने वाले रिक्तियों को अगले वर्ष के लिए भरा जाएगा। यानी वेटिंग का भी इसमें प्रावधान किया गया है, वेटिंग भी इसमें रहेगा। वैकेंसियों की संख्या घट सकती है और बढ़ भी सकती है, जिसका समय समय पर विभाग के वेबसाइट पर जो ये जानकारी उपलब्ध करा लिया जाएगा। आगे कर है 7वां, उक्त पद पर चयन स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। यानी जो भी चयन होगा आपको हर एक जिला स्तर पर एक कमेटी बनेगा जिसका अध्यक्ष होंगे जिला पदाधिकारी, उपाध्यक्ष होंगे उप विकास आयुक्त, सदस्य होंगे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के एक पदाधिकारी और एक सदस्य होंगे अल्पसंख्यक वर्ग के एक पदाधिकारी, सदस्य सचिव होंगे जिला पंचायती राज पदाधिकारी। यानी हर एक कमेटी बनेगा हर एक जिला में और यही कमेटी जो है नियोजन की प्रक्रिया पूरा करेंगे। और देखिए यहाँ और क्या लिखा हुआ है, संविदा एकरारनामा यहाँ स्पष्ट कर दिया, कह रहा है यह चयन संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/2018 के आलोक में किया जाएगा। संविदा शर्तों के अनुसार एक एकरारनामा जिला पंचायती राज पदाधिकारी के साथ किया जाए। यानी आपसे जो है बॉन्ड बनाया जाएगा। देखिए क्या कर रहा है बॉन्ड में, संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। यानी यह समझिए जो नियोजन होगा संविदा आधार पर आप किसी भी प्रकार से सरकारी सेवक नहीं माने जाइएगा और किसी प्रकार का लाभ आपको सरकारी जो नौकर को मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में नहीं मान्य होगा। उनका नियोजन संकल्प 4046 दिनांक 25/7/2018 का अधीन होगा। यानी यह समझ जाइए भविष्य में आप जो कहिएगा हमको जो है परमानेंट कर दिए ये कर दीजिए, वो आपको किसी प्रकार से दावा आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो खारिज कर दिया जाएगा। अगला कह रहा है इस नियोजन की अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। आवश्यकता होने पर बढ़ाया जा सकता है और कुछ भी किया जा सकता है। यह अधिकार जो है सरकार के इच्छा पर निर्भर करता है। अगला कह रहा है कि नियोजन के संदर्भ में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इस नियोजन को कभी भी रद्द किया जा सकता है, आवेदक का कोई दावा मान नहीं होगा। यानी सरकार को जब मन होगा तब रद्द कर देगा, इस बार किसी प्रकार का अपील कीजिएगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर, चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी यानी सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यानी यह समझ जाइए यदि आपका चयन मेरिट सूची में नाम आ जाता है तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा जो होना चाहिए कि कौन से सिविल सर्जन के द्वारा। नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यानी इस नियोजन संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी आपको लेना है तो हर एक जिला में जो है जिला पंचायती राज ऑफिस है वहां से जाकर संपर्क जानकारी कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का निर्देश दिया जाता है कि नियोजन संबंधी जानकारी के लिए जो है लगातार जो है आप हमेशा सरकारी वेबसाइट जो है इस पर विजिट करते रहिए। अब आगे आइए किस जिला में जो है कितना सीट है चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजपुर में। भोजपुर में जो है कुल 14 सीट है। कैटेगरीज वाइज देखते हैं तो जनरल के लिए 5,
और जनरल में महिला के लिए जो है 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, महिला ईडब्ल्यूएस के लिए 0, एससी के लिए 1, एसटी महिला के लिए एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, एसटी के लिए 0, ईबीसी के लिए 2, ईबीसी महिला के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ओबीसी महिला के लिए 0, पिछड़ा वर्गों की महिला के लिए 1। यानी यह समझ जाइए हर एक जिला में भी जो है सीट जो दिया गया है, इसमें जितना भी सीट है किसी कैटेगरी में उस जिला में सीट भी नहीं, इसलिए आप फॉर्म भरते वक्त पूरा सावधानी पूर्वक पहले देख लीजिए तब भरिएगा। दूसरा आता है बक्सर। बक्सर में जो है 7 सीट है। यह 7 सीट को जो बांटा गया है, देखिए कैसे बांटा गया है। जनरल पुरुष के लिए 2, महिला के लिए इसमें है ये नहीं सीट। ईडब्ल्यूएस के लिए पुरुष के लिए 1 सीट है, महिला के लिए है ये नहीं है। एससी पुरुष के लिए 2 है, महिला के लिए नहीं है। एसटी में ना पुरुष के लिए ना महिला के लिए है। ईबीसी में सिर्फ 1 सीट है, वो भी पुरुष के लिए, महिला के नहीं है। और बीसी की बात करते हैं तो सिर्फ 1 सीट है और महिला बीसी के लिए नहीं है। फ्रीडम फाइटर इस सब के लिए नहीं है। चलिए कैमूर की बात करते हैं तो कैमूर में जो है 13 सीट है। नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा में भी 10 सीट है। पटना की बात करते हैं तो इसमें जो है 38 सीट है। रोहतास की बात करते हैं तो इसमें जो है 12 सीट है। देखिए दोस्त यहाँ ये देख रहे हैं कि सीट रहने के बावजूद भी किसी कैटेगरी में जो है 0 संख्या में सीट है। तो देखिए पटना में भी देख लीजिए, जनरल पुरुष के लिए 13 सीट और जनरल महिला के लिए 7 सीट। ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 3, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 1, एससी पुरुष के लिए 3, महिला के लिए 2, एसटी पुरुष के लिए 2, देखिए महिला के लिए 0। तो यानी ध्यान दीजिए फॉर्म भरते वक्त ईबीसी के लिए 4 और ईबीसी महिला के लिए 2 और ईबीसी ओबीसी के लिए देखिए यहाँ पर सीटें नहीं है। देखिए पटना में जो है ओबीसी कैटेगरी जो छात्र फॉर्म भरिए उसके लिए 0 सीट है और पिछड़े वर्ग महिला के लिए 1 सीट है। इसलिए सावधानी पूर्वक देख लीजिएगा तब आप फॉर्म भरिएगा। रोहतास में जो है 12 सीट है। अब आगे आइए, इस तरह था पटना प्रमंडलीय से किया गया है। आगे देखिए अरवल में जो है 5 सीट है, औरंगाबाद में 12 सीट है, गया में 72 सीट है। आइए 72 सीट देख लेते हैं। जनरल के लिए जो है पुरुष के लिए 19, महिला के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 2 7, एससी के लिए 7 4, एसटी के लिए 0 0, ईबीसी के लिए पुरुष के लिए 9, महिला के लिए 5, ओबीसी के लिए पुरुष के लिए 5, महिला के लिए 3 और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 2। जहानाबाद की बात करते हैं तो 12, नवादा में 12। अभी तक जो देख के आए हैं गया में सबसे ज्यादा सीट है। अब आगे आइए और चलते हैं। पूर्वी चंपारण में 65 सीट है, मुजफ्फरपुर में जो है 70 सीट है। अभी तक अनुसार गया जो है सबसे टॉप लेवल पर है। सीतामढ़ी में 39 सीट है, शिवहर में 2 सीट है, वैशाली में 58 सीट है, पश्चिमी चंपारण में 49 सीट है, गोपालगंज में 14 सीट है, सारण में 28 सीट है, सिवान में 20 सीट है। अभी तक देखिए गया टॉप पे है, ध्यान दीजिए गया जो है टॉप स्थान पे है। दरभंगा में 47 सीट है, मधुबनी बैकलॉग में 3 सीट है, मधुबनी में 64 सीट है, समस्तीपुर बैकलॉग में 6 सीट है, समस्तीपुर में भी 62 सीट है। अभी देखिए गया टॉप में ही है। बेगूसराय में 40 सीट है, जमुई में जो है 26 सीट है, खगड़िया में 10 सीट है, लखीसराय में 14 सीट है और मुंगेर में जो है 15 सीट है, शेखपुरा में 7 सीट है। आइए बांका के देखते हैं। बांका में जो है 11 सीट है, भागलपुर में 8 सीट है, मधेपुरा बैकलॉग में 2 सीट है और मेन मधेपुरा में 0 है, सहरसा बैकलॉग में 6 और सहरसा में 13 सीट है, सुपौल में 7 सीट है, अररिया बैकलॉग में 6 और अररिया में जो है 2 सीट है। अब बात करते हैं कटिहार बैकलॉग में 1 सीट है और कटिहार में जो है 17 सीट है, किशनगंज में 2 सीट है, पूर्णिया बैकलॉग में 3 और पूर्णिया में जो है 18 सीट है। यानी इस तरह से हर एक जिला बार जो है आपको सीटों के बारे में आपको हम बता दिए हैं। और आगे चलिए आपको हम वीडियो में बताएंगे किस जिला में जो है फॉर्म भरना चाहिए, किस कैटेगरी के लिए सेफ रहेगा, वो भी जानकारी आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा होगा आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।